नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है तेजल विश्वकर्मा जी, जिनकी बिटिया इशिता इन दिनों लोगों को बड़ी भा रही है। उनकी आवाज बहुत सारे लोगों का दिल भी जीत रही है। कैसी हैं आप? ठीक है मैम, ठीक है। ओके, अब बताइए, बिटिया को देखकर कितना खुश होती हैं? मैम बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे। इंडियाज गॉट टैलेंट में हम एक सिर्फ ऑडिशन देने के लिए आए थे। और वो जब ऑडिशन भी दिया था तो वो बहुत कठिन समय में हम लोगों ने दिया था। मेरे हस्बैंड की अक्टूबर में डेथ हो गई। इशिता के पापा की डेथ हो गई अक्टूबर में। और मेरे हस्बैंड की जिस दिन 13वीं थी, उसके 2 दिन बाद हम आए थे इंडियाज गॉट टैलेंट का ऑडिशन देने के लिए मुंबई में। ओ गॉड। हाँ। उफ। सलामी आपको, आपकी बिटिया को कि आपने अपनी बेटी के सपनों को इतनी बड़ी सपोर्ट दिया है। मैम एक्चुअली ऐसा था कि मैं और उसके फादर हम सभी आर्टिस्ट हैं। मेरे हस्बैंड भी सिंगर थे और रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाते थे। और जब आईजीटी के ऑडिशंस वगैरह के लिए कॉल आते थे तो वो हस्बैंड का नंबर भी उनके पास दिया हुआ था। तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो तब भी वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में भी बोलते थे कि वो उसको कुहू, उसका घर का नाम कुहू है इशिता का। तो बोलते थे कि उसको जरूर ले जाना आईजीटी के ऑडिशन में। और जो भी ऑडिशंस उसके अभी होने वाले हैं, तो मेरी छोड़ो, मैं तो अपना देख लूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, पर उसको ले जाना ऑडिशन में। तो ऐसी उनकी बहुत इच्छा थी। और फिर एकदम से ही मतलब ऐसा हुआ। फिर हमारे पास 30 नवंबर की डेट थी यहाँ पे नाहर स्कूल में, चांदीवली में होना था ऑडिशन आईजीटी का। तो उनकी तरफ से बहुत सारे फोन आए आईजीटी की तरफ से। तो फिर मैंने इशिता से बोला कि थोड़ा सा मन कड़ा कर लो, अब जो हो गया सो हो गया, पर चलो एक कोशिश करके देखते हैं, थोड़ी हिम्मत तुम भी बांधो, थोड़ा मैं भी बांधती हूँ हिम्मत। हम चलते हैं मुंबई और ऑडिशन देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा करके ये जर्नी शुरू हुई हमारी इंडिया गॉट टैलेंट की। उफ। बाप रे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब सुनकर और जानकर। वो तो इतनी बड़ी भी नहीं है। और नहीं। मतलब मेरे पास सटन नहीं, मैं नहीं बता सकती ना, मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हैं, मैं कभी ऐसे किसी शख्स से मिली नहीं हूं। बट इतना ही बोलूंगी, धन्य है ऐसी माँ और धन्य है ऐसी बेटी और धन्य है ऐसे कलाकार और वो परिवार जो कला को इतने आगे लेकर जाना चाहता है। और धन्य है वो चैनल वाले भी जिन्होंने हर बात के मर्म को समझा है। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछूं आपसे, पर चूंकि मेरा काम है और द वे वी से द शो मस्ट गो ऑन, मुझे ये बताइए, जब पहली बार गाया था सिर्फ एक एंट्रेंस के लिए भी या फिर सिर्फ एक चेक करने के लिए भी कि इसे अंदर लेना है या नहीं लेना है ऑडिशन के लिए, आपके दिल में और इशिता के दिल में क्या चल रहा था? मैम उसकी भी एक अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हस्बैंड की 13वीं के 2 दिन बाद ही आए थे मुंबई ऑडिशन देने। तो उस ऑडिशन में उसको सिलेक्ट कर लिया था। और उस ऑडिशन में बोल दिया था कि नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। और उनने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और हमको बोला कि अब आप हमारे कॉल का वेट करना, हमारा कॉल आएगा आपके पास। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जबलपुर वापस लौट गए एक दिन ऑडिशन देके। फिर हमारे पास 2-4 दिन बाद कॉल आया कि आप 7 दिसंबर से तो 12 दिसंबर 14 दिसंबर तक की डेटा फ्री रखना, क्योंकि उसी समय आपको मुंबई आना पड़ेगा और उस समय अभी एक और ऑडिशन होना है इशिता का। तो हमने कहा ठीक है। तो उस समय जो भी प्रोग्राम्स वगैरह थे, जो कुछ भी था, तो हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया, सब कुछ। मतलब वो इतना क्रिटिकल समय था कि ये 2 साल का कोरोना का समय था। तो कोरोना के समय हमारी पूरी इनकम बंद हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, फिर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट समय था। और ऐसे समय पर हमारे पास जो थोड़े बहुत जो शोज वगैरह जो आए थे, तो वो भी ये ऑडिशन की डेट हमें खाली रखनी थी, तो हमने वो सारे प्रोग्राम्स हमने कैंसिल कर दिए थे कि नहीं, हमारे अभी ऑडिशन की डेट है। तो वो डेट्स हमने फ्री कर दी। और 7 तारीख गई, 8 तारीख गई, 9 तारीख गई, चैनल से कोई फोन नहीं।
फिर हमने 10 तारीख से हमने चैनल को फोन लगाना शुरू किया, तो हमारा फोन किसी ने पिक नहीं किया। गुजरात के मोरबी में हमारा शो था 15 दिसंबर को, और 14 तारीख को यहाँ पे ऑडिशन था एक लेवल का आगे, इंडियाज गॉट टैलेंट का, मुंबई में। तो हमारी जो टिकट्स थी वो हमने मुंबई से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से मोरबी, ऐसे हमने टिकट्स बनवाई थी कि हम भाई 14 तारीख को ऑडिशन देके फिर हम 14 की रात में हम निकल जाएंगे 15 के शो के लिए। तो फिर मैंने इशिता से कहा कि चलो कुछ नहीं, वैसे भी हम कोरोना में सिद्धिविनायक भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, तो चलो यही सोच लेंगे कि भाई हमने जो 14 का रिजर्वेशन कराया था वहां जाने का, तो हम जाके दर्शन कर लेंगे। उस दिन एकादशी थी, मुझे अच्छे से याद है। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, मत करने दो उनको फोन, हम तो अपना आगे का काम देखें और भगवान के दर्शन करके हम निकल जाएंगे मुंबई। फिर हम लोग आए मुंबई, 14 तारीख को मुंबई आए। फिर मुंबई हमने भगवान जी के दर्शन किए, फिर हमारी एक दो मीटिंग्स थी, वो सारा कुछ हमने किया। फिर हम रात में सो गए होटल में। रात में 1:30 बजे चैनल का फोन आया मेरे पास। तो जनरली मतलब हम लोग फोन फ्लाइट मोड पे कर देते हैं रात में, पर क्योंकि हमको सुबह ट्रेन पकड़ना थी तो मैंने उनका फोन उठाया। तो मैंने पूरी नींद में ही उनसे बात की। तो बोले नहीं मैम, आप अभी कहाँ हो, आप मुंबई में ही हो। मैंने कहा हम, आपने 14 तारीख तक का वो स्लॉट दिया था, तो हम अभी मुंबई में ही हैं। तो बोलते हैं कि अरे तो आप प्लीज आप कैसे भी करके कल आ जाइए ऐसे ऐसे। मैंने कहा हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लिया हुआ है, इशिता का शो है, हम नहीं आ सकते, हम मोरबी जा रहे हैं। नहीं नहीं मैम प्लीज, आपको आना ही पड़ेगा उसको लेकर। तो मैंने कहा नहीं, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पहले हमको इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में हम आए, उसके बावजूद आपने हमको एक हफ्ते का पूरा स्लॉट दिया, और वो स्लॉट के बावजूद भी हम आने को तैयार थे, पर आपने फिर हमको बुलाया नहीं, अब हम नहीं आएंगे। फिर मैंने फोन काट दिया। फिर रात में 2-2:30 बजे तक यही चलता रहा, वो बार बार हमको फोन करते रहे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा हम आएंगे। तो मैंने कहा पर एक ही उसमें आएंगे कि हम जा रहे हैं अभी मोरबी शो करने, और फिर हम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे अहमदाबाद, तो आप जैसा भी हो। बोलते नहीं, आप 11 बजे तक हमको किसी भी हालत में मुंबई चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, किसी भी हालत में मुंबई चाहिए तो आप एक काम करो, फ्लाइट की टिकट कराओ और हम अहमदाबाद से फ्लाइट में आ जाएंगे। ऐसा करके हम लोग 15 तारीख का शो करके 16 तारीख की फ्लाइट अहमदाबाद से लेके हम यहाँ मुंबई आए। और एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरे, फटाफट चैनल की गाड़ी आ गई हमको लेने के लिए। और दिसंबर, उस समय गुजरात में बहुत ठंड थी। तो शीता ने क्या, उसके पापा के जाने के बाद उस पापा का जैकेट वो तभी से पहनने लगी थी कि मम्मी पापा का ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है, तो अब मैं ही पहनूंगी इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है तुम पहन लो, कोई बात नहीं। तो उसने वो जैकेट वेयर किया हुआ था, क्योंकि वहां गुजरात में बहुत ठंड थी दिसंबर में। तो बस वो जैकेट पहने ही पहने हम एयरपोर्ट से सीधा भागे ऑडिशन देने के लिए। और जब वो चारों जजेस के सामने जब ऑडिशन देने की बारी आई, तो जैसे ही उसने एंटर किया, पहला ही सवाल किरण मैम ने पूछा कि आपने, शिल्पा मैम ने पूछा कि अरे आपने जैकेट पहनी है, आपका नाम इशिता, राइट? फिर बोलते हाँ। तो आपने जैकेट पहनी है, ठंड लग रही है क्या आपको? तो इशिता ने बोला कि नहीं मैम, एक्चुअली वो मेरे पापा की जैकेट है और ऐसा वैसा। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, पहले आप अपना गाना सुनाइए, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो उनने वही बात कर दी कि ठीक है आप अपना गाना सुनाइए, फिर हम बात करते हैं। और फिर उसने गाया, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और जैसे ही वो गाना एंड हुआ, तो जजेस रो रहे हैं, पूरी यूनिट रो रही है, पूरी चैनल रो रही है। मतलब कोई बंदा वहां ऐसा नहीं था, अर्जुन बिजलानी जो होस्ट कर रहे हैं वो रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए वहां पे बिल्कुल एकदम साइलेंस हो गया। और वो मतलब वो बस वो गाना बस शूट हुआ, उसके बाद फिर आधा पौन घंटे तक वहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने हिम्मत बांध के, वो भी बहुत रोई गाना गाने के बाद। फिर उससे पूछा कि हाँ हमने आपसे पूछा था जैकेट, तो फिर उसने बताया कि ये एक्चुअली मेरे पापा का जैकेट है, और अभी ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद हम तुरंत आपको ये ऑडिशन देने आए थे। और बस उसको वहीं पे मनोज मुंतशिर सर ने गोल्डन बजर दे दिया कि मतलब हमने तो तुम्हारी कहानी सुनी ही नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं था कि क्या है ये। और बोलते तुमने क्या कमाल का गाया, जबकि एक सिंपल सा गाना था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जो कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में लोग क्या क्या नहीं तैयारी करके आते, कि बड़ा क्लासिकल गाना और ये वो ताम झाम, अपने लुक पे ध्यान देना, सब कुछ करके आते हैं, पर हम लोग ऐसे ही गए थे।
ऐसे ही उसने गाया, सब कुछ थोड़ी देर के लिए थम गया और बस गोल्डन बजर मिल गया। उसके साथ ये मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, जो अभी यहाँ तक पहुंची है। अरे अभी तो आगे बहुत सारे, जिंदगी में बहुत सारे मकाम देखने हैं। अभी तो सिर्फ एक शो है, अभी पूरा देश बाकी है, पूरा विदेश बाकी है, आगे जाएगी बिटिया, नो डाउट्स। ओके, इश्ता की बात करती हूँ। आप जैसा मैं हमेशा मानते भी आई हूँ कि आप कभी कोई रिश्ता रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे में संगीत ने उसको कितना मजबूत बनाया है। कमी कभी भरी नहीं जा सकती है, लेकिन ये है कि आप एक किसी सहारे से आगे बढ़कर उस चीज को, उस सत्य को अपनाने की हिम्मत रख पाते हैं। संगीत कितना बड़ा सहारा बना।